नमस्कार, मैं विष्णु कुमार शर्मा उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर गेटोला रोड पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 6, 7, 8 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में होने को तो सामान्य सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र, समाज का ज्ञान ही विज्ञान है, जो सामाजिक विज्ञान बोलते हैं इसको। उसमें कक्षा 9, 10 वाले भैया भी ऐसी चीजें जो सामान्य रूप से सबके काम आए। आज का हमारा प्रकरण है संघीय सरकार। आज का हमारा प्रकरण है संघीय सरकार। शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। हमारी जो शासन प्रणाली होती है वो दो प्रकार की होती है, एकात्मक शासन एवं संघात्मक शासन व्यवस्था। पूरे विश्व में दो प्रकार की प्रणालियां चलती है, एकात्मक और संघात्मक। दोनों में अंतर क्या है? पहली प्रणाली एकात्मक शासन व्यवस्था। इस शासन की इसमें शासन की समस्त शक्तियां एक ही केंद्र पर स्थित होती है, सारे अधिकार एक ही केंद्र पर होते हैं, वो कहलाती है एकात्मक शासन व्यवस्था। दूसरी प्रणाली आती है, अब उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था में कौन कौन से देश हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये एकात्मक शासन प्रणाली वाले देश हैं। दूसरी व्यवस्था आती है हमारी संघात्मक शासन। इसमें शासन की समस्त शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित होती है। शासन की समस्त शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित होती हैं। इस तरह संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं उसको, क्योंकि एक के पास होती है, केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा होता है। जैसे भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। इसमें जो नियम कानून बनते हैं वो 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कानून निर्माण का काम केंद्र सरकार के पास ही होता है। उसमें पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए कानून का निर्माण किया जाता है। राज्यों के पास अपनी राज्य की योजनाएं चलाने के लिए, कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए राज्य अपना कानून बनाता है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, लेकिन यदि दोनों में विवाद हो जाता है, केंद्र या राज्य दोनों में किसी चीज पर विवाद होता है, तो केंद्र का ही कानून मान्य होगा, राज्य का नहीं, क्योंकि वो एकता और अखंडता के लिए है, लेकिन केंद्र का ही मान्य होगा। इस तरह हम एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था, हमारे यहाँ देश को चलाने के लिए 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। क्योंकि भारत संघात्मक शासन है, इन राज्यों को मिलाकर, केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक संघ बनता है। पहले हमारे यहाँ 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न देकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इस तरह राज्यों के 28 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में बनाया गया। इस तरह हो गए 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। हमारा देश संसदात्मक शासन प्रणाली वाला है, संसदीय शासन प्रणाली। उसके अंतर्गत हमारे यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 चीज चलती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है। उसको मैं आपको और से व्यवस्थापिका, ये संसद है हमारी, है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसमें व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति, और संसद। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय,
इस तरह से हमारी संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति और संसद मिलकर के व्यवस्था करती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून निर्माण करना, देश के लिए कानून का निर्माण करती है व्यवस्थापिका। कार्यपालिका उन कानूनों का संचालन करती है, क्रियान्वयन करती है, जो कानून बन गए उन कानूनों को पूरे देश में लागू करती है। न्यायपालिका उन कानूनों का संरक्षण करती है और समय समय पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार को दिशा निर्देश देती रहती है। कहीं गलत होता है और उसमें सुधार करने की गुंजाइश होती है तो उच्चतम न्यायालय, न्यायपालिका हमारी उस पर समय समय पर सुझाव देती है, जिससे हमारे देश की शासन व्यवस्था सही चले। ये हमारी संसदीय शासन प्रणाली के अंग है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज संसद। संसद के बारे में पूरी जानकारी आज हमें लेनी है, क्योंकि ये व्यवस्थित अभिन्न है। राष्ट्रपति और संसद में हम संसद को आज लेते हैं कुछ बिंदुओं के आधार पर। ये हमारी है संसद। इस संसद में दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में हमारे यहाँ दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। इसको हम अस्थायी सदन बोलते हैं, इसे हम स्थायी सदन बोलते हैं। कार्यकाल के आधार पर इसका बिंदु है कार्यकाल। कार्यकाल के आधार पर लोकसभा अस्थायी सदन, राज्यसभा स्थायी सदन। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष से पहले भंग कर सकता है और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इसी तरह राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये ध्यान देने की बात है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष। इस तरह से लोकसभा में जो चुने हुए सदस्य आते हैं, उन्हीं में से एक बहुमत दल का नेता होता है, उसे हम प्रधानमंत्री मानते हैं। उसी में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। राज्यसभा में भी जो चुनकर सदस्य आते हैं, उनका पदेन सभापति राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उसके बाद उपसभापति होता है। आगे हम चलते हैं। कार्यकाल के बाद इनका निर्वाचन किस प्रकार होता है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के द्वारा, जनता के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा और विधान परिषदों के चयनित विधानसभा और विधान परिषदों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार का मतलब 18 वर्ष से ऊपर स्त्री, पुरुष, बच्चे, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न होकर के सभी को वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। सब स्वतंत्र है। जो 18 वर्ष से ऊपर हो गया उसे अपना मत देने का अधिकार है। तो निर्वाचन होता है संसद का लोकसभा में सीधे जनता के द्वारा, इसमें विधानसभा विधान परिषदों के द्वारा किया जाता है। एक कार्यकाल दृष्टि से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। लेकिन हर 2 वर्ष में राज्यसभा में, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के सदस्य हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 1/3 सदस्य
संख्या के आधार पर अधिकतम संख्या है लोकसभा की 552 और इसकी है 250, राज्यसभा की 250। लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250। वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्य संख्या है 545। वर्तमान में सदस्य संख्या है 545। 545 सदस्य संख्या में 543 पर चुनाव करवाए जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन निर्वाचित मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए 545। अब 543 में भी 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में सदस्य संख्या देखी जाए तो 238 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं। 238 सदस्य राज्यों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किनको करता है मनोनीत? 12 सदस्य कौन? उनमें क्या योग्यता होती है? जो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में अपने विशेषज्ञ होते हैं, दक्ष होते हैं, जिसे देश उनकी उपलब्धियों को अपना सके, जो देश के लिए कुछ कर सके, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। इस तरह संख्या होती है 250। आगे आती है अगली चीज, योग्यता कि इन दोनों लोकसभा राज्यसभा जो संसद के सदस्य बनेंगे उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली योग्यता तो यह है दोनों के लिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी योग्यता उसकी उम्र लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष, लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, यानी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा सदस्य के लिए, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो, दोनों के लिए, वह किसी भी लाभ के पद पर, चाहे लोकसभा के लिए हो चाहे राज्यसभा के लिए, किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो। यदि करना है तो उसे चुनाव लड़ने से पहले उस जगह पर से त्याग पत्र देना होगा, त्याग पत्र मंजूर होने पर वह चुनाव लड़ सकता है। अगली योग्यता है वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, यानी किसी मेडिकल हॉस्पिटल ने उसे मनोविक या विकृत चित्त वाला घोषित किया हो, जिसे कहते हैं पागल, या किसी न्यायालय ने उसे दिवालिया घोषित किया हो, तो वो व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि उन दोनों में नहीं है, ये 4-5 योग्यता होनी चाहिए। इस तरह से हम संसद के बारे में कार्यकाल, संख्या, निर्वाचन और सदस्य बनने की योग्यताओं के आधार पर हमने आकलन किया। संसद सदस्य, जो संसद का सदस्य होता है उसे सांसद कहते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसे कहते हैं सांसद, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आज हम इस वीडियो में इतना देखेंगे, आगे हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।